Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस क्लास में हम हमारी बुक से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द टाइगर इन द टनल। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी हम यहाँ पढ़ेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक टाइगर है और वो टाइगर एक टनल कहते हैं बच्चों सुरंग। तो ये टाइगर एक सुरंग में है। अब ये टाइगर सुरंग में कैसे आता है, क्यों आता है और क्या होता है इसके साथ, इसी पे बेस्ड है ये हमारी स्टोरी जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर नंबर 13। Tembu, the boy, opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand। तो बच्चों स्टोरी का हमारा पहला कैरेक्टर जो कि है एक बॉय, एक बच्चा जिसका नाम है तेम्बू। और वो क्या करता है, अचानक से वो उठ जाता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और इस समय डार्क अंधेरा था यानी कि रात का समय है और वो सोते सोते उठ जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो सोचता है कि क्या उसके फादर रेडी तैयार हो गए हैं अपनी रात की ड्यूटी, अपनी रात की यात्रा पर जाने के लिए और उनकी छोटी सी हट, छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकल के अपनी रात की ड्यूटी पूरी करने के लिए। तो बच्चों तेम्बू एक बॉय है जिसके जो फादर हैं, इनका जो काम था वो रात को हुआ करता था, रात को उन्हें झोपड़ी से बाहर जाना पड़ता था। तो इस दिन भी तेम्बू के अचानक से आंख खुल जाती है और वो सोच रहा है कि क्या उसके फादर तैयार हैं। ओके There was no moon that night and the deadly stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of a cicada। अब बच्चों रात का समय है, हमने समझ लिया। अब उस रात को स्काई में चांद भी नहीं था यानी कि चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी, तो पूरी तरह से अंधेरा था। और ऐसे में जो सराउंडिंग जंगल था, इट मीन्स आस पास का तो जो जंगल था, तो यहाँ में समझ में आता है कि जो झोंपड़ी थी तेम्बू की, उसके फादर की, ये कहाँ बनी हुई थी, जंगल के बीच में बनी हुई थी। तो जंगल की जो स्टिलनेस यानी शांति थी, और रात के समय जंगल में शांति ऐसे होती है जैसे कि सब कुछ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल जैसे कि मृत हो, आसपास सब कुछ हो गया है। तो वो जो शांति थी वो भंग हो रही थी कभी कभी, ओकेजनली यानी कभी कभी बीच बीच में। और उस शांति को कौन भंग कर रहा था, सिसाडा। सिसाडा बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है। तो ये बोल रहा था श्रिल क्राई, तेज तेज इसकी आवाज आ रही थी। तो केवल वो आवाज थी जो कि जंगल की शांति को भंग कर रही थी। उसके अलावा जंगल में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी बिकॉज रात का समय था और उस दिन स्काई में चांद भी नहीं था, तो चांद की रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा था और पूरी तरह से शांति थी। Sometimes from far off came the hollow hammering of a woodpecker carried along on the faint breeze। और इसके अलावा और किसकी आवाज आ रही थी, कभी कभी बहुत दूर से आवाज सुनाई देती थी। कैसी, हैमरिंग यानी तेज आवाज। किसकी आवाज आ रही थी, वुडपैकर की। वुडपैकर आप सबको पता है एक बर्ड होता है, पक्षी होता है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हो। और ये क्या करता है, ये अपनी बीक यानी कि चोंच से जो पेड़ का तना होता है ना, उसमें खट 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 की आवाज करता है। तो ये अपनी जो आवाज कर रहा था, ये बिल्कुल हैमर की तरह तेज आवाज आ रही थी। तो एक तो सिसाडा की श्रिल क्राई और सेकंड जो आवाज आ रही थी वो वुडपैकर की आवाज आ रही थी। और वो जो आवाज थी वुडपैकर की, वो भी कैसे आ रही थी, ब्रीज कहते हैं बच्चों हवा। तो हवा के साथ साथ वुडपैकर की आवाज बीच बीच में सुनाई देती थी। ओके और the grunt of a wild boar could be heard as he dug up a favorite root। और इसके अलावा आने वाली आवाज किसकी थी, वाइल्ड बोर की थी। बोर कहते हैं बच्चों सुअर, जंगली सुअर, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं जंगल की, तो यहाँ पे जंगली सुअर भी रहते थे। अब आप सबको पता है सुअर क्या करते हैं, वो जमीन में खुदाई करते हैं, वो अपने लिए कोई खड्डा खोदते हैं। तो बीच बीच में आवाज जो आ रही थी वो थी किसी वाइल्ड बोर की, जो कि अपना फेवरेट रूट जो था वो खोद रहा था और उसके खोदने की आवाज जो थी वो आवाज सुनाई दे रही थी। बट दीज साउंड्स वर रेयर। लेकिन ये जो तीनों आवाजें हमने पढ़ी, सिसाडा की आवाज, वुडपैकर की आवाज, वाइल्ड बोर की आवाज, ये आवाज लगातार नहीं आ रही थी, रेयर, कभी कभी सुनाई दे रही थी। एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू स्वेलो दैम अप। और बीच बीच में केवल आवाज आती थी और इसके अलावा पूरी तरह से जंगल में शांति
छाई हुई थी और वो शांति इतनी खतरनाक लग रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ स्थिर हो गया है और कहीं वो शांति उन्हें टेम्बो और उसके फादर को निगल ना ले। ओके, तो इतना ज़्यादा वो शांति से डरा हुआ था बच्चा, और बीच बीच में बस ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो लग रहा था कि ओके अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ मृत है, बल्कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो जंगल में हो रही है। बलदेव द वॉचमैन वॉज अवेक। अब बच्चों हमारी स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर तेम्बू के फादर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है बलदेव, और वो एक वॉचमैन थे। वो वॉचमैन का चौकीदारी का काम किया करते थे और वो इस समय अवेक जागे हुए थे। ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ स्लोली अनवाइंडिंग द हैवी शॉल दैट कवर्ड हिम। अब जब वो जागे तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच यानी अपने हाथ पैर उन्होंने फैलाए, खोले, ताकि जो उन्होंने भारी सा शॉल ओढ़ रखा था, अपने आप को कवर कर रखा था शॉल ओढ़ के, उस शॉल से उन्होंने अपने आप को अनवाइंडिंग करा, यानी कि अपना शॉल उन्होंने हटाया। It was close on midnight and the chill air made him shiver। और इस समय बच्चों लगभग मिडनाइट, आधी रात हो रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से बलदेव शिवर यानी कांप रहे थे। तो हमें मालूम चल गया कि रात का समय है और सेकेंड विंटर सीजन था, सर्दियों का समय था, और जो बलदेव है ये एक वॉचमैन है, इनका काम रात की ड्यूटी का था और इनका बेटा है जिसका नाम है तेम्बू। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी। The station, a small shack backed by heavy jungle, was a station in name only। तो बच्चों अब राइटर बता रहे हैं कि वहाँ पे जो स्टेशन बना हुआ था, जो रेलवे स्टेशन था जहाँ पे बलदेव काम किया करते थे, वो कैसा था? वो एक छोटे से शेक की तरह था। शेक बच्चों मैं पिक्चर में देखूँ, यानी कि वो पक्का नहीं था, एक कच्ची सी जो झोपड़ी बनी हुई होती है ना, जैसे आप कह सकते हो कच्चा घर, ऐसी कच्ची सी झोपड़ी सा बना हुआ था, और वो भारी जंगलों के बीच में था, और जंगलों से वो बैग यानी ढका हुआ था। हमने पढ़ा ना कि वो जंगलों के बीच में था वो, तो चारों तरफ इतना घना जंगल था, उसके बीच में बना हुआ एक छोटा सा स्टेशन था। वॉज अ स्टेशन इन नेम ओनली, और ये केवल कहने को स्टेशन था, केवल नाम का स्टेशन था ये। क्यों कह रहे हैं राइटर ऐसा? फॉर ट्रेन्स ओनली स्टॉप्ड देयर इफ एट ऑल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर एंटरिंग द डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल। तो बच्चों वो स्टेशन ऐसा नहीं था कि जहाँ पे ट्रेन रुका करती थी, जहाँ से यात्री चढ़ रहे हैं, यात्री उतर रहे हैं, वो सिर्फ नाम का स्टेशन था। बिकॉज अगर वहां पे कोई ट्रेन रुकती थी तो क्यों रुकती थी? वो केवल कुछ सेकंड्स के लिए रुका करती थी, बिकॉज वहां से आके टनल थी। टनल यानी सुरंग। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, आप लोगों ने भी देखी होगी ना, आप कभी ट्रेन में बैठते हो तो बीच में हो सकता है सुरंग से आप लोग निकले हो, आप लोगों ने देखी हो, तो वहां पे बच्चे एक सुरंग थी। तो सुरंग में एंटर होने से पहले थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेन वहां पर रुका करती थी। तो ये वो सिर्फ नाम का स्टेशन था, ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई पैसेंजर चढ़ेंगे, पैसेंजर्स उतरेंगे। Most trains merely slowed down before taking the sharp curve before cutting। और बहुत सारी ट्रेन तो रुका भी नहीं करती थी, वो केवल स्लो डाउन होती थी, केवल अपनी स्पीड धीरे कर लिया करती थी, बिकॉज टनल में एंटर होने से पहले शार्प कर्व था, एक बहुत ज़्यादा शार्प उनको टर्न लेना होता था, एक घुमाव लेना पड़ता था, एक मोड़ था। तो उस मोड़ में जाने से पहले ट्रेन थोड़ी सी धीरे हुआ करती थी, और कुछ ट्रेन रुकती भी थी तो केवल कुछ सेकंड्स के लिए। Baldev was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of obstruction। अब बच्चों बलदेव का क्या काम था, क्या ड्यूटी थी उसकी? उसकी ड्यूटी ये थी कि वही रेस्पॉन्सिबल था, वही जिम्मेदार था इस चीज़ का सिग्नल देने के लिए, इस चीज़ का संकेत देने के लिए कि जो टनल है वो एंटर करने के लिए क्लियर है या नहीं है। किस चीज़ से? ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा से, यानी कि ट्रेन टनल में एंटर कर सकती है क्या, अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो इस चीज़ का सिग्नल देने का काम बलदेव का था। वो सिग्नल देता, इट मीन्स ड्राइवर समझ जाता है कि रास्ता साफ है, ट्रेन आगे बढ़ा सकते हैं, तो यही काम था बलदेव का, उसे सिग्नल देना पड़ता था कि टनल सेफ है, टनल क्लियर है या नहीं। ओके, एंड हिज मैनुअल सिग्नल स्टूड बिफोर द एंट्रेंस। अब जो सिग्नल वो दिया करता था वो मैनुअल था। मैनुअल यानी वो अपने हाथों का यूज़ करके सिग्नल दिया करता था, कोई मशीन नहीं थी, कोई ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं था, बल्कि बलदेव खुद अपने हाथों से सिग्नल दिया करता था। और वो सिग्नल कहाँ था? टनल के जो एंट्रेंस थी, जहाँ से सुरंग स्टार्ट होती थी, एंट्रेंस पे उसका सिग्नल रखा रहता था।
At night it was his duty to see that the lamp was burning. अब बच्चों सिग्नल के रूप में वहां पे एक लैम्प जला हुआ होता था, तो रात के समय बलदेव का काम था ये देखना कि लैंप जल तो रहा है ना, एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास्ड थ्रू सेफली, और ये देखना कि जो रात को वहाँ से ट्रेन गुजरती है, जो कि ओवरलैंड मेल ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वो सेफली वहाँ से गुजर जाए। तो बच्चों हर रात ये ट्रेन वहाँ से गुजरा करती थी, जो कि ओवरलैंड मेल ट्रेन थी, यानी कि जहाँ जिसमें से सारे आप कह सकते हो लेटर्स और सारे जितने भी हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं, मेल लिखते हैं, वो जाया करते थे, तो वो ट्रेन वहाँ से गुजरा करती थी। तो बलदेव का काम था ये देखना कि लैंप जल रहा है क्या, और सेकेंड जो ट्रेन है वो सेफली गुजर जाए टनल में से, ये देखना बलदेव का काम था। Shall I come to father? Asked तेम्बू स्लीपली। अब बच्चों आज रात को भी टाइम हो गया है बलदेव की ड्यूटी का, लेकिन तेम्बू जो कि बलदेव का बेटा है वो भी इस समय जागा हुआ था, तो वो अपने फादर से पूछ रहा है, अभी भी वो नींदों में है, तो नींदों में पूछ रहा है कि फादर क्या मैं भी आपके साथ चलूं? स्टिल लाइंग इन अ हडल इन अ कॉर्नर ऑफ द हट, और वो अभी भी लेटा हुआ है, कैसे? हडल की तरह। हडल यानी बिल्कुल आप कह सकते हो सिकुड़ के वो लेटा हुआ है उस हट के कोने में। क्यों सिकुड़ा हुआ है वो हमने पढ़ा था ना, ये विंटर का सीजन था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो ठंड की वजह से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ लेटा है, और लेटे लेटे नींदों में उसने पूछा कि फादर क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नो इट इज कोल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट अप। तो फादर बलदेव का कहना है कि नहीं आज रात बहुत ठंड है, तुम मत उठो, तुम सोते रहो, तुम मेरे साथ मत आओ। तेम्बू who was 12 did not always sleep with his father at the station। अब बच्चों जो ये बच्चा है तेम्बू, जिसकी एज क्या है 12 साल का ये बच्चा है, ऐसा नहीं है कि डेली यहाँ पे सोया करता था, ये डेली अपने फादर के साथ स्टेशन पे नहीं सोता था। फॉर ही हैड ऑल्सो टू हेल्प इन द होम। क्यों नहीं सोता था डेली फादर के साथ? बिकॉज उसे घर पे भी हेल्प करनी होती थी, घर पे भी उसको मदद करनी होती थी। किसकी? वेयर हिज मदर एंड स्मॉल सिस्टर वर यूजुअली अलोन। तो घर पे बच्चों तेम्बू की मदर थी, इसकी छोटी बहन थी, जो कि अकेले होते थे, बिकॉज बलदेव तो यहाँ पे सोते हैं, हट पे सोते हैं, स्टेशन पे उनकी ड्यूटी रहती थी, तो तेम्बू हमेशा फादर के साथ नहीं होता था, वो घर पे भी सोता था अपनी मदर अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए, और कभी कभी वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए स्टेशन के पास वाली हट पे भी सोता था। ओके, तो यहाँ मालूम चलता है कि तेम्बू की फैमिली में 4 लोग हैं, तेम्बू, उसकी छोटी सिस्टर और इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता। ठीक है। They lived in a small tribal village on the outskirts of the forest, about 3 miles from the station। और जो तेम्बू का परिवार का घर था, यानी कि जहाँ इसकी मदर और इसकी सिस्टर रहा करती थी, तो वो वाला घर कहाँ था? वो एक छोटे से ट्राइबल विलेज में रहते थे। ट्राइबल कहते हैं बच्चों आदिवासी, तो जंगल के पास वाले गाँव में मोस्टली आदिवासी लोग ही रहते हैं, तो ये भी एक आदिवासी गाँव में रहा करते थे, जो कि जंगल के आउटस्कर्ट्स यानी जंगल के बाहरी इलाके में बना हुआ गांव था। लगभग स्टेशन से उसकी दूरी कितनी थी? 3 मील दूर था। ओके, तो स्टेशन पे तो बलदेव इसलिए सोते थे बिकॉज उनकी ड्यूटी थी रात को। ओके, लेकिन जो इनका घर था जहां इनकी वाइफ इनके बच्चे रहते थे, वो लगभग 3 मील दूर एक गांव था जंगल के बाहरी किनारे पे, वहां इनका घर था, वहां इनकी वाइफ और इनके बच्चे रहते थे। Their small rice fields did not provide them with more than a bare living, and Baldev considered himself lucky to have got the job of खलासी at this small wayside signal stop। अब बच्चों बलदेव ये काम क्यों करता था? वॉचमैन का काम, सिग्नल देने का काम वो क्यों करता था? तो वैसे वो एक किसान भी था, उनके चावल के खेत भी थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे खेत थे और उससे इसकी अर्निंग इतनी नहीं होती थी कि ये अच्छी तरह से जीविका चला सके। तो राइटर का कहना है कि चावल के खेत तो थे, लेकिन उसके द्वारा बलदेव अपनी आजीविका नहीं चला पाता था पूरी तरह से, इसीलिए बलदेव अपने आप को लकी, सौभाग्यशाली मानता था कि उसको ये खलासी का काम मिल गया था, ये जॉब वो कर रहा था इस सिग्नल स्टॉप पे। तो यानी कि रात को वो ये काम करता था, दिन भर वो अपने चावल के खेत में काम करता था, तो कितनी मेहनत ये किया करता था, इस तरह से ये अपनी आजीविका चलाया करता था, अपने परिवार को संभाला करता था।
Still drowsy, Baldev groped for his lamp in darkness, then fumbled about in search of matches। तो बच्चों अब बलदेव की ड्यूटी का टाइम हो गया है, रात को उसको देखना है जाके कि वो एंट्रेंस वाला लैंप जल रहा है, वो ट्रेन आराम से गुजर जाए, सेफली गुजर जाए। तो वो अभी भी ड्राउजी यानी नींदों में है, लेकिन फिर भी ड्यूटी है, जाना ही है। तो बलदेव क्या करता है, सबसे पहले तो अंधेरे में वो अपने लैंप को ग्रॉप्ट कहते हैं ढूंढना। तो अंधेरा हो रहा है तो अपने हाथ से ढूंढ रहा है लैंप कहाँ है। जब लैंप मिल जाता है उसके बाद मैचेस यानी माचिस के लिए भी वो फंबल टटोलता है। बिकॉज हमने पढ़ा ना कि रोशनी चांद की भी नहीं थी उस दिन, तो वो हाथों से पहले उसने लैंप ढूंढा और फिर हाथों से ही उसने टटोला कि माचिस कहाँ है। When he had produced a light, he left the hut। जब इसे लैंप मिल गया, माचिस मिल गई, तो इसने लैंप को जलाया और जब वहाँ पे थोड़ी सी लाइट हो जाती है तब वो झोपड़ी से बाहर निकलता है। तो इसने लैंप जलाया और लैंप को लेके ये बाहर निकल गया। क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, निकल के इसने अपनी हट का जो दरवाजा था उसे बंद कर दिया। एंड सेट ऑफ अलोंग द परमानेंट वे, और फिर ये रवाना हो जाता है अपने रोज वाले रास्ते पे। बिकॉज इसका रोज रात का ये काम था, तो डेली ये जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। तेम्बू हैड फॉलन अस्लीप अगेन, तेम्बू बलदेव का बेटा जो कि हट में ही है वो वापस से सो जाता है। बलदेव वंडर्ड वेदर द लैम्प ऑन द सिग्नल पोस्ट वॉज स्टिल अलाइट, और चलते चलते बलदेव सोच रहा था कि जो सिग्नल वाला लैंप है जो कि टनल के एंट्रेंस पे रखा हुआ है, क्या वो जल रहा होगा या नहीं जल रहा होगा। Gathering his shawl closer about him, he stumbled on, sometimes along the rail, sometimes along the ballast। अब बच्चों बहुत ठंड हो रही है तो वो अपने शॉल को बिल्कुल टाइटली ओढ़ लेता है, बिल्कुल अपने पास लपेट लेता है और वो चलता जा रहा है। स्टम्बल्ड यानी लड़खड़ाता हुआ चलता जा रहा है, बिकॉज नींद भी आ रही है उसे, रात का समय है, कभी किस चीज़ से टकरा रहा है, कभी किससे टकरा रहा है, चलता जा रहा है। कभी कभी अलोंग द रेल्स, पटरियों के किनारे किनारे, और कभी कभी बैलेस्ट के किनारे किनारे। बैलेस्ट किसे कहते हैं बच्चों, पिक्चर में देखो, ये जो पटरी है इन्हें तो हम कहते हैं रेल्स, ये रेल्स जो हमने पढ़ा। और ये जो पत्थर होते हैं ना, आप सबने रेलवे ट्रैक सबने देखा है, तो ये जो पत्थर यहाँ पे यूज होते हैं इन्हें कहते हैं बैलेस्ट। तो कभी कभी तो वो पटरियों के किनारे चल रहा था, कभी वो इन बैलेस्ट के किनारे किनारे चल रहा है। He longed to get back to his warm corner in the hut। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी बलदेव को कि वो चाहता था कि जल्दी से उसका काम ख़त्म हो और जल्दी वापस अपनी हट में लौट जाए, और जो हट में उसका गर्म कोना है जहाँ वो सो रहा था अब तक, जाके वो उसी गर्म कोने में फिर से लेट जाए। The airiness of the place was increased by the neighboring hills which overhung the main line threateningly। अब बच्चों राइटर का कहना है कि एक तो जंगल का एरिया, एक रात, एक ठंड, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है बलदेव के लिए रात के समय जंगल में जाना, और वो भी इतने ठंड के समय में। तो सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि बलदेव के काम को और भी टफ बना देती हैं। और इन सब के अलावा उस जगह की जो एरिनेस यानी जो भयानकता है, वो भयानकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो पास में हिल्स, पहाड़ियाँ थी, वो पहाड़ियाँ ऐसी थी जो कि जो मेन रेलवे लाइन थी ना उसके ऊपर वो लटकी हुई थी। बिकॉज हमने पढ़ा ना कि सुरंग है, तो सुरंग कहाँ बनती है, पहाड़ को काट के बनती है। तो जो सुरंग थी उसके आसपास पहाड़ियाँ थी, और वो पहाड़ियाँ ऐसी लगती थी कि वो वहाँ पे ओवरहंग है, उसके ऊपर लटकी हुई है। तो वो इस चीज़ को, इस जगह को और भी ज़्यादा भयानक, और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती थी। On entering the cutting with its sheer rock walls towering high above the rails, Baldev could not help thinking about the wild animals he might encounter। अब बच्चों बलदेव का काम है तो वो अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, और जैसे ही वो कटिंग में एंटर करता है जहाँ पे क्या था, रॉक वॉल्स, चट्टान थी, चट्टानों की दीवारें थी जो कि बहुत ऊंची ऊंची थी। तो वहाँ वो जब चलता है तो चलते चलते वो सोच रहा था कि कितना खतरनाक काम वो कर रहा है, बिकॉज कभी भी वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर आ सकते थे जिससे उसका एनकाउंटर हो सकता था, जिनसे वो अचानक मिल सकता था। बिकॉज बच्चों जंगल था, घना जंगल, रात का समय है, तो कितना खतरनाक उसका ये काम था। उससे भी पता था कि कभी भी अचानक से कोई भी जंगली जानवर उसके सामने आ सकता है।
He had heard many tales of the famous tunnel tiger। अब बच्चों यहाँ जो आसपास के गांव थे वहाँ पे बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी जंगली जानवरों को लेके। एक कहानी थी टनल टाइगर को लेके। ऐसा कहा जाता था कि जो टनल है, जो सुरंग है, यहाँ पे एक टाइगर है जो कि आता जाता रहता है, और बलदेव ने भी उससे रिलेटेड टेल्स यानी कहानियां सुन रखी थी। अ मैन ईटर, और ऐसा कहा जाता था कि वो टाइगर मैन ईटर है, यानी कि वो इंसानों को खाने वाला है। आप कह सकते हो नरभक्षी टाइगर है, वो इंसानों को खाता है। विच वॉज सपोज टू फ्रिक्वेंट दिस स्पॉट, और ऐसा माना जाता था कि वो इस स्पॉट, इस जगह यानी कि इस सुरंग में फ्रिक्वेंट बार बार आता है, बार बार वो इस सुरंग के आसपास आता है। ही हार्डली बिलीव्ड दिस स्टोरीज, लेकिन बलदेव इन कहानियों पे विश्वास नहीं करता था। फॉर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ एगो, क्यों नहीं करता था? क्योंकि यहाँ आए हुए उससे लगभग 1 महीना हो गया था, और 1 महीने से ही हैड नॉट सीन और इवन हर्ड अ टाइगर। 1 महीने से वो ये काम कर रहा है खलासी का। 1 महीने से वो रोज रात को यहाँ पे आता है सुरंग के पास, लेकिन उसने एक बार भी ना तो टाइगर को देखा, ना टाइगर की आवाज सुनी। तो बलदेव खुद इस टाइगर की कहानियों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि एक टाइगर है जो कि इंसानों को खाता है, और वो इस सुरंग के आसपास बार बार आता है। बलदेव ने नहीं देखा था, बलदेव ने टाइगर की आवाज़ नहीं सुनी। 1 महीने से वो ये काम कर रहा है, इसलिए बलदेव को इन कहानियों पे विश्वास नहीं था। There had of course been panthers, and only a few days ago the villagers had killed one with their spears and axes। तो बच्चों टाइगर पे तो बलदेव विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये तो जंगल है, यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर थे। तो राइटर का कहना है कि वहाँ पे पैंथर्स भी थे, बहुत सारे पैंथर्स। पिक्चर में आप देख सकते हो, हम सबने देखे हैं पैंथर्स। तो वहाँ पे पैंथर्स भी थे, और कुछ दिनों पहले ही जो विलेजर्स हैं, गाँव वाले हैं, उन्होंने एक पैंथर को मारा था अपनी स्पेयर और एक्सेस के साथ। बच्चों ये टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं, आप देख सकते हो। ये एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, और ये होता है स्पेयर्स यानी कि भाला। तो इनका यूज करके गांव वालों ने एक पैंथर को कुछ दिनों पहले ही मारा था। बलदेव हैड occasionally heard the swing of a panther calling to its mate। अब बलदेव जिसका काम है रोज रात को जंगल के रास्ते सुरंग तक आना, तो उसने भी कई बार सुना था पैंथर की आवाज, जो कि अपने किसी दूसरे पैंथर, अपने किसी दूसरे साथी को बुलाया करता था। बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और शेड। तो बलदेव ने केवल आवाज सुनी थी, बिकॉज पैंथर कभी भी सुरंग के पास नहीं आए, और ना ही कभी शेड के पास आए, जो हट थी वहां नहीं आए। बलदेव ने आवाज जरूर सुनी थी पैंथर्स की, रात के समय जो अपने साथी को आवाज लगा के बुलाते थे, बट कभी भी वो टनल के पास नहीं आते थे। बलदेव वॉक्ड कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग अ ट्राइबल हिमसेल्फ। तो बच्चों बहुत ही खतरनाक काम था ये बलदेव का, रात को जंगल के रास्ते अकेले जाना, लेकिन फिर भी बलदेव पूरे कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ जा रहा था। क्यों? बिकॉज वो खुद भी एक ट्राइबल था, वो खुद भी एक आदिवासी था, वो बचपन से जंगल के इलाके में रहा है, इस जंगल को वो बचपन से जानता है, इसीलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम किया करता था। ही वॉज यूज टू द जंगल एंड इट्स वेज। तो वो इस जंगल के बारे में और जंगल के सारे रास्तों के बारे में अच्छे से परिचित था, इसीलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस था। लाइक हिज 4 फादर्स ही कैरिड ए स्मॉल एक्स। अब बच्चों इसके बलदेव के जो 4 फादर्स थे, 4 फादर्स कहते हैं पूर्वज, तो बलदेव के पूर्वज भी यहीं रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे। तो अपने पूर्वजों की तरह बलदेव हमेशा अपने पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी रखता था। तो इसके पूर्वज भी हमेशा कुल्हाड़ी लिया करते थे, बलदेव भी हमेशा अपने पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी रखता था। फ्रेजाइल टू लुक, अगर आप उस कुल्हाड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कितनी नाजुक सी कुल्हाड़ी है, ये तो कितनी छोटी सी कोमल सी कुल्हाड़ी है, इससे रखने का क्या फ़ायदा, इस कुल्हाड़ी से तो बलदेव किसी को मार भी नहीं सकता। बट डेडली व्हेन इट यूज, तो दिखने में तो नाजुक सी कुल्हाड़ी थी, लेकिन जब उस कुल्हाड़ी को यूज किया जाता तो वो डेडली खतरनाक कुल्हाड़ी थी। और बलदेव बिकॉज जंगल में जाता था, किसी भी समय जंगली जानवर आ सकता था, तो अपने आप को उन जानवरों से बचाने के लिए वो हमेशा कुल्हाड़ी अपने पास रखा करता था।
He prided himself in his skill in wielding it against wild animals. और बलदेव को अपने आप पे प्राइड यानी गर्व था कि उसके अंदर इतनी कुशलता है कि वो इस कुल्हाड़ी का यूज कर सकता है जंगली जानवरों के अगेंस्ट, जंगली जानवरों के विरुद्ध अपने आप को बचाने के लिए वो कुल्हाड़ी का यूज करना जानता है और इसीलिए उसे अपने आप पे गर्व था। He had killed a young boar with it once and the family had feasted on the flesh for 3 days. और इसी कुल्हाड़ी का यूज करके बलदेव ने एक बार एक यंग बोर को मारा था। बोर बच्चों अगेन जंगली सुअर जो होते हैं, तो एक बार बलदेव ने इसी कुल्हाड़ी से एक जंगली सुअर को मारा था और फिर पूरे परिवार ने 3 दिनों तक उस जंगली सुअर का जो फ्लैश यानी मांस होता है वो खाया था। उसके मांस से उन्होंने दावत मनाई थी 3 दिनों तक। ओके। The axe head of pure steel, thin but ringing true like a bell. अब ये जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, इसका जो आगे वाला कोना था, इसका जो सिरा था, वो प्योर स्टील का बना हुआ था। वो दिखने में थिन था, पतला था, लेकिन वो एक बैल की तरह बजता था बिकॉज वो प्योर स्टील का बना हुआ था। हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर ए चारकोल फायर। और ये जो कुल्हाड़ी थी ये बनाई किसने थी? ये कुल्हाड़ी बलदेव के फादर ने बनाई थी चारकोल फायर पे। चारकोल कहते हैं बच्चों कोयला, आप देख सकते हो यहाँ। तो कोयला जला के, कोयले की आग से उन्होंने इस कुल्हाड़ी को बनाया था। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। तो बच्चों वो हमेशा इस कुल्हाड़ी को अपने पास रखता था। ऐसा कह सकते हो कि ये कुल्हाड़ी उसी का ही एक हिस्सा, उसी का ही एक भाग था, बिकॉज हमेशा अपने साथ वो कुल्हाड़ी रखा करता था। And wherever he went, be it to the local market 7 miles away or to a tribal dance, the axe was always in his hand. तो बलदेव चाहे कहीं भी जा रहा हो, चाहे वो लोकल गांव के बाजार जा रहा था जो कि केवल 7 मील दूर था, तब भी कुल्हाड़ी उसके पास होती थी। चाहे वो आदिवासियों का डांस देखने जा रहा था, तब भी कुल्हाड़ी हमेशा उसके पास, उसके हाथ में होती थी। तो कुल्हाड़ी उसी का एक हिस्सा बन चुकी थी। कभी भी वो अपने आप को कुल्हाड़ी से अलग नहीं करता था। ठीक है। Occasionally, an official who had come to the station had offered him good money for the weapon, but Baldev had no intention of parting with it. तो बच्चों बलदेव को ये कुल्हाड़ी कितनी प्रिय थी इस बात से पता चलता है कि एक बार स्टेशन पे एक अधिकारी आते हैं। हमें पता है ना कि बलदेव स्टेशन पे काम किया करता था, खलासी का काम किया करता था। तो एक बार स्टेशन पे एक अधिकारी आते हैं। जब उन्होंने बलदेव की कुल्हाड़ी को देखा तो वो समझ गए कि ये कुल्हाड़ी कितनी अच्छी है। तो उन्होंने बलदेव से कहा कि इस कुल्हाड़ी, इस हथियार को वो लेना चाहते हैं और उन्होंने बदले में बहुत सारे पैसों का ऑफर दिया कि ये पैसे ले लो, ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो। लेकिन बलदेव का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई विचार नहीं था कि वो इस कुल्हाड़ी को अपने आप से अलग करे। बलदेव अपनी कुल्हाड़ी नहीं देना चाहता था, उसने मना कर दिया बिकॉज उसे ये कुल्हाड़ी बहुत प्रिय थी। The cutting curved sharply and in the darkness the black entrance to the tunnel looked up menacingly. अब बच्चों बलदेव चलते चलते अपने काम पे आ चुका है। तो वो जो कटिंग थी जो कि इतनी शार्पली मुड़ी हुई थी, इतना शार्प टर्न था, इतना तेज जो तीव्र घुमाव था वहाँ का, और साथ साथ जो एंट्रेंस थी टनल की, जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा था बिकॉज आज चांदनी भी नहीं है, चांद की रोशनी भी नहीं थी, तो टनल में पूरी तरह से अंधेरा था। और ऐसे अंधेरे में वो टनल और भी ज़्यादा मेनेसिंगली लग रही थी, यानी कि ऐसी लग रही थी, आप कह सकते हो आपत्तिजनक, आप कह सकते हो और भी ज़्यादा खतरनाक, और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। द सिग्नल लाइट वॉज आउट। और अब बलदेव को मालूम चलता है कि जो लैंप था, जो जल रहा था सिग्नल पे, वो आउट यानी बुझ चुका था। बलदेव सेट टू वर्क टू होल्ड द लैंप डाउन बाय इट्स चेन। तो बलदेव का पहला काम था इस लैंप को फिर से जलाना। तो बलदेव काम शुरू कर देता है। क्या हॉल कहते हैं? बहुत मेहनत से खींचना। तो बच्चों जो लैंप था उसमें जो जलने वाली, आप कह सकते हो जो डोर होती है ना, जो जलती है, उसे उसको ऊपर खींचना था। तो बलदेव उस काम में लग जाता है ताकि जो लैंप है उससे वापस से वो जला पाए।
इफ द ऑयल हैड फिनिश्ड ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर। और ऐसे में अगर लैम्प का ऑयल खत्म हो चुका है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब बलदेव को वापस हट जाना पड़ेगा ताकि वो और ऑयल लेके आ सके और तेल लेके आ सके। तो वो चेक कर रहा था कि कहीं तेल तो नहीं खत्म हो गया, नहीं तो बलदेव को वापस हट जाना पड़ेगा और अपनी हट में से तेल लाना पड़ेगा। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स। और इतना समय भी नहीं था, बिकॉज 5 मिनट के अंदर वो मेल ट्रेन जो कि यहाँ से गुजरती है रात को, वो आने वाली थी। 5 मिनट में ट्रेन के आने का समय हो गया था। वंस मोर ही फंबल फॉर हिज मैचेस। तो वापस से एक बार वो अपनी माचिस के लिए हाथों से टटोलता है, माचिस कहाँ है। देन सडनली ही स्टूड स्टिल एंड लिसन। तो माचिस ढूंढ रहा है, अचानक से उसे कोई आवाज आती है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और उस आवाज को ध्यान से सुनता है। The frightened cry of a barking deer followed by a crashing sound in the undergrowth made बलदेव hurry। तो क्या उसको आवाज सुनाई देती है? सबसे पहले तो एक डियर यानी कि हिरण की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत डरा हुआ था। तो हिरण जो था वो बहुत डर के मारे बार्क यानी चिल्ला रहा था। हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ यानी कि जो नीचे जमीन पे जो पत्ते पड़े हुए होते हैं, जो घास उगी हुई होती है, उसके कुचलने की आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज सुन के बलदेव लैम्प जलाने का काम और जल्दी से और तेजी से करने लगता है। There was still a little oil in the lamp। और बलदेव देखता है कि लैंप में अभी भी थोड़ा सा तेल था। And after an instant's hesitation, he lit the lamp again and hoisted it into position। तो बलदेव को वापस हट नहीं जाना पड़ेगा तेल लाने के लिए, लैंप में अभी भी तेल था। तो बलदेव जल्दी से सबसे पहले तो तेल जला देता है, ओके। और फिर क्या करता है, होस्टेड इट इनटू पोजीशन। होस्टेड यानी ऊपर उठाना। तो पहले तो वो जलाता है और फिर उसकी जो डोर है उसको और ऊपर उठाता है ताकि वो अच्छे से जल जाए। Having done this, he walked quickly down the tunnel। और जब उसका काम पूरा हो जाता है, सिग्नल लैंप तैयार है, उसके बाद वो तेजी से टनल के किनारे तक जाता है। Swinging his own lamp। और उसके हाथ में उसका खुद का लैंप है जो कि वो हट से लेकर आया था। So that the shadows leaped up and down the soot stained walls। और वो क्यों अपने हाथ में लैंप घुमा रहा है, बिकॉज वो टनल की दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो शूट स्टेन है। शूट स्टैंड यानी आप यहाँ पिक्चर में देखो, अब इस टनल में से बच्चों रोज एक ट्रेन गुजरती है। तो जब ट्रेन गुजरती है तो उसमें से धुआं निकलता है ना, धुआं कहाँ जा रहा है, दीवारों पे जा रहा है। तो उसकी वजह से दीवारें ऐसी काली हो जाती हैं। आपने भी देखा ना, धुएं की वजह से दीवारें काली हो जाती है। तो सुरंग की जो दीवारें थी वो काली हो गई थी। उस शूट स्टेन्ड वॉल्स यानी कि धुएं की वजह से काली हुई दीवारों पे शेडोज बन रही थी, क्योंकि उसके हाथ में लैंप है ना, तो लैंप की रोशनी से शेडोज जो थी वो दीवारों पे बन रही थी। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वाज क्लियर। और फिर उसको एक और काम करना था, बलदेव को ये देखना था कि जो रेलवे लाइन है वो क्या पूरी तरह से क्लियर है। He returned to the entrance। जब उसने देखा कि हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लाइन बिल्कुल साफ है, तो फिर से वो सुरंग के किनारे पे एंट्रेंस पे लौट आता है। एंड sat down to wait for the mail train। और वो वहीं बैठ जाता है और वेट करता है कि ट्रेन आए और सेफली यहाँ से गुजर जाए। द ट्रेन वॉज लेट। लेकिन उस रात ट्रेन थोड़ी देरी से आने वाली थी, ट्रेन लेट हो रही थी। Sitting huddled up, almost dozing, he soon forgot his surroundings and began to nod। अब बच्चों बलदेव रात को वहाँ बैठा हुआ है, इतनी ठंड है, तो वो भी huddled यानी बिल्कुल सिकुड़ के बैठा हुआ है और उसको लगभग नींद आ गई है। डोजिंग यानी सोना, तो वो लगभग सो जाता है और वो भूल जाता है कि उसके आसपास जंगल है। वो भूल जाता है कि वो जंगल के बीचों बीच बैठा है। उसको नींद आने लगती है और जल्दी ही वो नोड यानी उसका सिर नींद में झूलने लगता है। बैक इन द हट, द ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन। अब बच्चों वहां पे हट में कौन है, तेम्बू बलदेव का बेटा, वो सो रहा है। लेकिन ट्रेन के आने की वजह से जो ग्राउंड है, जो जमीन है, वो ट्रेम्बल यानी हिल रही है। तो हिलने की वजह से उसको मालूम चल जाता है कि ट्रेन अप्रोच यानी आ रही है। एंड ए लो डिस्टेंस
डिस्टेंट रंबल वोक द बॉय, और उसको दूर से ही रंबल यानी खड़ खड़ की आवाज आती है, और उस आवाज की वजह से जो तेंबू है वो जाग जाता है। हु सेट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आईज, उसकी नींद खुल जाती है, वो जाग जाता है और वो अपनी आंखों को रब कर रहा है, रगड़ रहा है, ताकि उसकी आंखों से जो नींद है वो चली जाए। फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प ही मम्बल्ड, तो वो धीरे से बोलता है फादर लैम्प जलाने का समय हो चुका है, ट्रेन आने वाली है। एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गोन सम टाइम, और फिर उसे आभास होता है कि अरे उसके फादर तो पहले ही जा चुके हैं। ही ले डाउन अगेन, तो वो तेंबू वापस से लेट जाता है। बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, लेकिन अब वो सोता नहीं है, उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और अब वो वेट कर रहा था कि कब ट्रेन आए और यहाँ से गुजर जाए। वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग फुट स्टेप्स, और वो वेट कर रहा था कि कब ट्रेन गुजरे और कब उसके फादर वापस लौट के आए। तो अपने फादर के वापस आने के पैरों की आवाज़ वो सुनने के लिए वेट करता है, बिकॉज जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो अपने फादर के लौटने का वेट कर रहा है। A low grunt resounded from the top of the cutting, अब बलदेव बच्चों वहाँ लगभग सो चुका है, तभी अचानक से फिर से उसको गुर्राने की आवाज़ आती है। इन अ सेकेंड बलदेव वॉज अवेक, और बलदेव तुरंत आवाज़ सुनते ही खड़ा हो जाता है, उसकी नींद गायब हो जाती है। ऑल ही सेंसेस अलर्ट, और उसकी सारी सेंसेस, उसकी सारी जो इंद्रियां थी वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती हैं। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड, बलदेव समझ जाता है कि जो गुर्राने की आवाज है, ऐसी आवाज केवल एक टाइगर निकाल सकता है, केवल टाइगर ऐसी आवाज अपने मुंह से छोड़ सकता है, ऐसी गुर्राने की आवाज सिर्फ टाइगर की हो सकती है। There was no shelter for बलदेव, बलदेव समझ आता है कि जिस टाइगर की उसने कहानियां सुनी है आज तक, वो टाइगर आज सच में आ चुका है। लेकिन बलदेव के लिए वहां कोई शेल्टर, कोई शरण नहीं था जहां वो अपने आप को बचा पाए, जहां वो छुप पाए। But he grasped his axe firmly and tensed his body, लेकिन उसे पता था कि उसके हाथ में उसकी एक्स, उसकी कुल्हाड़ी है, तो अपनी कुल्हाड़ी को वो बहुत टाइटली पकड़ लेता है अपने हाथों से, और अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल अलर्ट कर लेता है। ट्राइंग टू मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एनिमल वॉज अप्रोचिंग, और वो आवाज को वापस सुनने की कोशिश करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो एनिमल, वो टाइगर कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, आवाज कौन सी दिशा से आ रही है, ये सुनने की, ये समझने की वो कोशिश करता है। For some time there was only silence, लेकिन थोड़े समय तक वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती है, पूरी तरह से वहाँ शांति थी। Even the usual jungle noises seemed to have ceased altogether, और ऐसा लग रहा था कि जनरली जो आवाज़ें जंगल में आती हैं, ओके, वो सब आवाज़ें भी एक साथ सीज यानी रुक गई थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Then a thump and the rattle of small stones announced that the tiger had sprung into the cutting, और तभी आवाज़ आती है, थंब की आवाज आती है, और जो छोटे छोटे से पत्थर थे उनकी रैटल यानी खड़खड़ाने की आवाज आती है, और उस आवाज से बलदेव समझ जाता है कि जो टाइगर है वो कटिंग के अंदर से स्प्रंग यानी छलांग लगाता हुआ आ रहा था। ओके, Baldev, listening as he had never listened before, wondered if it was making for the tunnel or the opposite direction, the direction of the herd. तो बलदेव अभी भी उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है, बिकॉज वो ये समझना चाह रहा था कि जो आवाज़ है उससे क्या मालूम चल रहा है कि टाइगर टनल की तरफ आ रहा है या ऑपोजिट दिशा में जा रहा है, हट की तरफ जा रहा है। इन विच तेंबू वुड बी लाइंग अनप्रोटेक्टेड, बिकॉज हट में तेंबू सो रहा था और वो पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड था, उसकी रक्षा करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, लेकिन बलदेव को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। क्यों? Before a minute had passed, he made out the huge body of the tiger trotting steadily towards him. एक मिनट भी नहीं बीता था, तभी बलदेव देखता है टाइगर के विशाल बॉडी को, जो कि ट्रॉटिंग यानी तेजी से चलते हुए उसी की तरफ आ रहा था। Its eyes shone a brilliant green in the light from the signal lamp. अब सिग्नल पे एक लैम्प जल रहा था, लैम्प की रोशनी में जो टाइगर की आईज थी वो ग्रीन कलर से चमक रही थी और वो टाइगर बलदेव की तरफ आगे बढ़ रहा था।
फ्लाइट वॉज यूजलेस, बलदेव को पता था कि अब यहाँ से फ्लाइट यानी भागना बेकार है, भागने से कुछ नहीं होगा। फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बलदेव, बिकॉज अंधेरा था वहाँ पे, रात का समय था और बलदेव का पता था कि अगर वो भागेगा तो टाइगर उसके पीछे भागेगा और अंधेरे में टाइगर बलदेव से ज़्यादा अच्छा चल सकता है, ज़्यादा तेजी से चल सकता है। एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और बलदेव को पता था कि जैसे वो भागेगा पीछे से टाइगर आएगा और उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देगा। बलदेव स्टूड विथ हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट, तो बलदेव वहीं खड़ा रहता है और उसके पीछे लैंप चल रहा है, लैंप के आगे बलदेव खड़ा है मोशनलेस, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है। स्टेयरिंग एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम, और वो उस विशाल जानवर के शरीर को देख रहा था जो कि उसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो बच्चों यस, फाइनली बलदेव उस टाइगर से मिलता है जिसके बारे में इतनी कहानियां हैं कि ये टाइगर इंसानों को खाता है। बलदेव अकेला है, वो क्या करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा, क्या वो बचा पाता है, देखते हैं। The tiger used to the ways of man, for it had been preying on them for years। अब बच्चे जो टाइगर था इसे इंसानों के बारे में सब पता था कि टाइगर को देखते ही इंसानों का रिएक्शन जनरली क्या होता है, ये इसको पता था, बिकॉज ये इतने सालों से इंसानों का शिकार कर रहा था तो इसे इंसानों के रिएक्शन के बारे में पता था। इसीलिए टाइगर केम ऑन फियरलेसली, वो पूरी निडरता से आगे बढ़ता है। एंड विथ अ क्विक रन एंड अ स्नर्ल स्ट्रक आउट विथ इट्स राइट पॉ, और तेजी से भाग के स्नर्ल गुर्राने की आवाज निकाल के वो अपने राइट यानी राइट साइड का जो उसका पॉ यानी पंजा था उसको उठाता है, एक्सपेक्टिंग टू बाउल ओवर दिस फनी मैन हु डेयर्ड स्टैंड इन द वे, और उसको लग रहा था कि जैसे वो अपना पंजा उठाएगा, पंजे से अटैक करेगा, ये जो छोटा सा व्यक्ति है उसके सामने, बिकॉज वो तो इतना बड़ा विशाल, उसके सामने बलदेव कितना छोटा सा व्यक्ति था, उसे लग रहा था कि वो जो अभी तक उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है वो यहाँ से भाग जाएगा। बलदेव हावेवर वॉज रेडी, लेकिन बलदेव टाइगर के इस अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। विथ अ मार्वलसली एजाइल लीप ही अवॉइडेड द पॉ एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल शोल्डर, वो शानदार तरीके से एजाइल यानी फुर्तीले तरीके से लीप जंप करता है और टाइगर के पंजे से अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी का यूज करता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस टाइगर के कंधे पे प्रहार करता है। द टाइगर गेव अ रॉर, टाइगर को दर्द होता है, वो दर्द में रॉर गुर्राता है एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन, और फिर से कोशिश करता है उस पर अटैक करने की। अगेन बलदेव ड्रॉ हिज एक्स विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर, इसके बाद बलदेव एक बार फिर से अपनी एक्स का यूज करता है जिससे उसने टाइगर के शोल्डर पे अटैक किया था, ऑलमोस्ट सेवरिंग द लेग, और इस बार वो उसके लेग पे अटैक करता है और लगभग उसने इतना जोर से अटैक किया कि जो टाइगर का पैर था वो एक तरह से पूरा छिल जाता है। टू मेक मैटर्स वर्स, और ये मामला और भी बुरा हो गया था, द एक्स रिमेन्ड स्टक इन द बोन, बिकॉज जो कुल्हाड़ी थी वो टाइगर के पैर की हड्डी में ही स्टक यानी फंस के रह जाती है। एंड बलदेव वाज लेफ्ट विदाउट अ वेपन, और अब बलदेव का जो हथियार था वो उसके पास नहीं था, उसका हथियार एनिमल की बॉडी में ही उस टाइगर के पैरों में ही फंस चुका था, तो अब वो एनिमल के पास था और बलदेव अब हथियार के बिना निहत्था हो चुका था। द टाइगर रॉरिंग विथ पेन नाउ स्प्रैंग अपॉन बलदेव, तो टाइगर को बहुत दर्द हो रहा था, अब वो बलदेव के ऊपर वापस से अटैक करता है, बलदेव के ऊपर जंप लगाता है, ब्रिंगिंग हिम डाउन, जंप लगा के वो बलदेव को नीचे गिरा देता है, एंड देन टीयरिंग एट हिज ब्रोकन बॉडी, और बलदेव के शरीर को वो फाड़ के रख देता है। इट वॉज ऑल ओवर इन अ शार्प फ्यू मिनट्स, और ये सारा काम कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। तो फाइनली टाइगर बलदेव पे अटैक करता है और बलदेव को मार डालता है। बलदेव वॉज कॉन्शियस ओनली ऑफ अ स्नेरिंग पेन डाउन हिज बैक, अभी भी बलदेव को थोड़ा सा होश था और वो रियलाइज कर पा रहा था कि उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। एंड देन देयर वॉज ब्लैकनेस, लेकिन उसके बाद उसके सामने अंधेरा छा जाता है। एंड द नाइट क्लोज्ड इन ऑन हिम फॉर एवर, और वो रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित होती है, उसका जीवन वहीं एंड हो जाता है, बलदेव की मृत्यु हो जाती है।
द टाइगर ड्रू ऑफ एंड सेट डाउन लिकिंग हिज वुंडेड लेग। बलदेव मर चुका है, अब टाइगर बलदेव से थोड़ा दूर जाता है और अपने घायल पैर को वो लिक यानी चाटना शुरू कर देता है। उसके पैर में घाव हो रहा था तो वो अपनी जीभ से घाव को साफ करता है, जीभ से घाव को चाटता है। रॉरिंग एवरी नाउ एंड देन विथ एगोनी, उसको बहुत दर्द हो रहा था अपने घाव में, दर्द की वजह से वो बीच बीच में गुर्रा भी रहा था। ही डिड नॉट नोटिस द फेंट रंबल दैट शुक द अर्थ, और अपने दर्द में वो इतना खो गया था कि वो ध्यान नहीं देता है कि धरती धीरे धीरे से हिल रही थी और गड़गड़ की आवाज आ रही थी। क्यों आ रही थी आवाज? बिकॉज ट्रेन के आने का समय हो गया था, ट्रेन आ रही थी। फॉलोड बाय द डिस्टेंट पफिंग ऑफ एन इंजन स्ट्रीटली क्लाइंबिंग, और उस आवाज के साथ साथ दूर से इंजन भी आ रहा था और इंजन आगे बढ़ता जा रहा था, उन पटरियों पे चढ़ता जा रहा था। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग, तो फाइनली ट्रेन वहां पे आ रही थी। Through the trees beyond the cutting, as the train advanced, the glow of the furnace could be seen. अब ट्रेन पास आती जा रही थी तो वहाँ पे जो पेड़ उगे हुए थे, पेड़ों में से जो ट्रेन में आगे इंजन में आपको पता है ना वो कोयले जलते हैं, फर्नेस भट्टी की तरह कोयले जलते हैं, तो उसका जो ग्लो था, उसकी जो चमक थी, अब वो चमक दिखाई दे रही थी। एंड शेडोज ऑफ स्पार्क्स फेल लाइक दिवाली लाइट्स ओवर द फॉरेस्ट, और जो शेडो यानी परछाई, जो छाया बन रही थी लाइट्स की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिवाली है और दिवाली की जो लाइट्स होती है, दिवाली की जो रोशनी, जो दिए होते हैं, वो जंगल में जल रहे हैं। As the train entered the cutting, the engine whistled once. अब फाइनली वो ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते कटिंग तक आ चुकी थी, तो अब जो इंजन है वो एक बार जोर से विसल की आवाज करता है, सीटी बजती है इंजन में से, लाउड एंड पियर्सिंगली, बहुत तेज सीटी बजती है, ऐसी जैसे कानों को भेद दे, ऐसी तेज आवाज आती है। द टाइगर रेस्ड हिज हेड, फाइनली टाइगर रियलाइज करता है कि वहाँ ट्रेन है, वो अपना सिर ऊपर करता है। देन स्लोली गॉट टू हिज feet, और फाइनली वो खड़ा हो जाता है। He found himself trapped like the man, लेकिन अब उसे आभास होता है कि वो वहां पे फंस चुका था, उसी बलदेव की तरह, उसी व्यक्ति की तरह जो थोड़ी देर पहले खुद फंसा हुआ था, अब उसकी जगह टाइगर अपने आप को वहां फंसा हुआ पाता है। फ्लाइट अलोंग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल, टाइगर को पता था उसके पैरों में चोट लगी हुई है, तो वो भी कटिंग के सहारे कोने कोने भाग के यहाँ से नहीं जा पाएगा। ही एंटर्ड द टनल, तो फाइनली टाइगर टनल के अंदर प्रवेश कर जाता है। रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग वुड कैरी हिम, और वो भागना शुरू कर देता है उतना तेज जितना कि वो अपने घायल पैर से भाग सकता था। एंड देन विथ अ रॉर एंड अ शावर ऑफ स्पार्क्स द ट्रेन एंटर्ड द यॉर्निंग टनल, फाइनली ट्रेन भी पहुंच चुकी है और वो भी टनल के अंदर एंटर कर जाती है। तेज आवाज और रोशनी के साथ ट्रेन भी टनल के अंदर एंटर हो जाती है। द नॉइज इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डिफिनिंग, अब बच्चों टनल के अंदर भी जो ट्रेन है वो हॉर्न बजा रही है, विसल बजा रही है, तो वो जो बंद एरिया है, बंद होती ना टनल, ऊपर से कवर होती है, तो उसमें वो शोर और भी तेज सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो शोर बहरा कर देने वाला है। When the train came out into the open, और फाइनली जब ट्रेन टनल से बाहर आती है, खुली जगह पे आती है, ऑन द अदर साइड, टनल पार करके दूसरी साइड से निकलती है, साइलेंस रिटर्न वंस मोर टू द फॉरेस्ट एंड द टनल, तो जंगल में वापस से शांति हो जाती है, बिकॉज ट्रेन वहां से गुजर चुकी है, तो ट्रेन की आवाज अब आनी बंद हो गई थी, जंगल में वापस से शांति थी। एट द नेक्स्ट स्टेशन द ड्राइवर स्लो डाउन, अब अगला स्टेशन आ चुका है, ड्राइवर ट्रेन को धीरे करता है, एंड स्टॉप्ड हिज ट्रेन टू वाटर द इंजन, और फिर वो ट्रेन को रोक देता है इंजन में पानी देने के लिए। He got down to stretch his legs, फिर वो नीचे उतरता है ताकि वो अपने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाए, फैला पाए, एंड डिसाइडेड टू एग्जामिन द हेड लैम्प्स, और एक बार वो चेक भी करता है कि जो आगे के लैंप है वो अच्छे से जल रहे हैं या नहीं। He received the surprise of his life, और जैसे ही वो इंजन के आगे आता है चेक करने के लिए, उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है।
फूड जस्ट अबाउट द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर। क्या था वो सरप्राइज? इंजन के आगे जो काउ कैचर लगा हुआ होता है, यहाँ पिक्चर में देखो बच्चों, ये ट्रेन का इंजन है, ये है काउ कैचर। तो जनरली ये आगे लगे हुए होते हैं ट्रेन इंजन के। तो जो काउ कैचर था उसके ऊपर एक टाइगर की बॉडी का बड़ा सारा पार्ट वहां था, कट इन हाफ बाय द इंजन, जो कि इंजन की वजह से आधा कट चुका था। तो इट मीन्स बच्चों, जब वो टाइगर भाग रहा था टनल में, वो इतना तेज नहीं भाग पाया, पीछे से ट्रेन आती है और टाइगर ट्रेन से टकरा जाता है और वो मर जाता है। ट्रेन का इंजन टाइगर को 2 हिस्सों में काट देता है। ओके, तो यस, बलदेव की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन साथ साथ बलदेव की वजह से, बिकॉज उसने टाइगर के पैर को घायल कर दिया था, टाइगर की भी मृत्यु हो गई है। There was considerable excitement and conjecture at the station। अब स्टेशन में सबको पता चलता है कि वो टाइगर जो कि मैन ईटर था, जो इतने सालों से इंसानों को मार रहा है, वो मर चुका है। तो पूरे स्टेशन पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और कॉन्जेक्चर यानी वो सब अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ, कैसे मरा ये टाइगर। बट बैक एट द कटिंग देयर वाज नो साउंड। लेकिन बच्चों, अब आप वहाँ के बारे में सोचो, जब तेम्बू इतनी देर अपने फादर का वेट करता है, बलदेव नहीं आता, तेम्बू ने सोचा होगा क्या हो गया, उसने अपने फादर को ढूंढना शुरू किया होगा और फाइनली उसको अपने फादर की डेड बॉडी मिलती है। तो वहां पे कोई शोर नहीं था, वहां पे केवल सोप्स यानी रोने की आवाज थी उस बच्चे की, तेम्बू की। एज ही सैट बिसाइड्स द बॉडी ऑफ हिज फादर, जो कि अपने फादर के मृत शरीर के पास बैठा हुआ था। He sat there a long time। वो लंबे समय तक अपने फादर की मृत शरीर के पास बैठा रहा। Unafraid of the darkness, उसे अब अंधेरे का कोई डर नहीं था। Guarding the body from jackals and hyenas, और वो अपने फादर के शरीर की रक्षा कर रहा था, बिकॉज जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो कि मृत शरीर को खाते हैं। ओके, जैसे जैकल्स होता है, हाइना होते हैं, तो इन सब से वो अपने फादर के शरीर की रक्षा कर रहा था। Until the first faint light of the dawn brought with it the arrival of the relief watchman। पूरी रात तेम्बू वहीं बैठा रहता है और जब सुबह होती है, डॉन यानी जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय की जो पहली रोशनी होती है, तब जो दूसरा वॉचमैन था वो आता है। तब तक तेम्बू अकेला वहां पर बैठा हुआ था। तेम्बू एंड हिज सिस्टर एंड मदर वर प्लंज्ड इन ग्रिफ फॉर 2 whole days। अब ऑब्वियसली पूरा परिवार बहुत दुखी था, बलदेव की वाइफ, दोनों बच्चे, तेम्बू उसकी बहन, हर कोई 2 दिन तक बहुत ज़्यादा दुख में था। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, लेकिन जीवन ऐसा है जो रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। एंड अ लिविंग हैड टू बी मेड, और घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था, बलदेव की मृत्यु हो चुकी है, तो घर में पैसे कैसे आएंगे, तो जीवन तो चलाना ही था। एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन तेम्बू, तो अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी तेम्बू के ऊपर आ चुकी थी। 3 nights later, 3 रातों के बाद, he was at the cutting, अब तेम्बू था कटिंग पे, लाइटनिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओवरलैंड मेल। आज तेम्बू ने वो सिग्नल पे जो लैंप था वो जलाया था उस ओवरलैंड मेल के लिए। इसका मतलब जो काम बलदेव करता आ रहा था, अब बलदेव के बाद वही काम तेम्बू ने शुरू कर दिया था, उसने वो खलासी का काम करना स्टार्ट कर दिया था। He sat down in the darkness to wait for the train। अब तेम्बू अंधेरे में बैठा हुआ ट्रेन के आने का इंतजार करता था। And sang softly to himself, और अकेला बैठा बैठा वहाँ पे कुछ कुछ गुनगुनाता रहता था। There was nothing to be afraid of, और तेम्बू को किसी चीज का डर नहीं था। His father had killed the tiger, क्योंकि जिस चीज का डर था कि एक टाइगर आता है जो इंसानों को खाता है, उसके फादर ने उस टाइगर को मार डाला था। The forest gods were pleased, और इसी वजह से जो जंगल के देवता होते हैं, जंगल के भगवान होते हैं, वो भी बहुत खुश थे। एंड बिसाइड्स ही हैड द एक्स विथ हिम, और इन सब चीजों के अलावा तेम्बू के पास कुल्हाड़ी थी। हिज फादर्स एक्स, उसके फादर बलदेव की कुल्हाड़ी। एंड ही नाउ न्यू टू यूज इट, और अब तेम्बू जानता था इस कुल्हाड़ी का यूज कैसे करना है। तो बलदेव का काम, बलदेव की कुल्हाड़ी, सब तेम्बू के पास आ गए थे और अब तेम्बू ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई एम श्योर आप सबने एंजॉय की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।